नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक अध्ययन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर 2 में सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होता है, जो 60 नंबर का होता है। इसीलिए 60 मार्क्स के लिए आपको सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने अच्छे से ज़रूरी हैं, इसीलिए हम ये सीरीज़ लेके आए हैं। तो जल्दी से अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए टेड टॉक्स को, क्योंकि इस पे आपको सोशल स्टडीज़ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी यहाँ पे मिलेंगे, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित नहीं है? तो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मेहराब के मध्य में ख अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। दूसरा है, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। या पितरा दूर दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ क्षैतिज रखने की एक तकनीक थी। या ऑप्शन नंबर डी है कि दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। और देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आया हुआ है आपके सीटेट के एग्जाम में जनवरी 2022 में, जो 10 तारीख को एग्जाम हुआ था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका आप जो आंसर है वो है कि जो पितरा दूर दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ रखने की एक तकनीक है, तो ये वाला गलत होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन सही नहीं है। तो देखिए, वास्तुकला क्या थी? भवनों और अन्य संरचनाओं को बनाने, डिजाइन करने और निर्माण करने की प्रक्रिया थी। और उसमें जो पितरादूर की बात की जा रही है, वो वास्तुकला से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, इसमें मैंने इंग्लिश में भी सारे जो है क्वेश्चन और उनके आंसर लिखे हैं, जिससे अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रही तो आप इंग्लिश में भी उसको देख के समझ सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो कहिएगा, मैं दोबारा से समझा भी दूंगी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि लोथल में अग्निकुंड मिले हैं, यहाँ यज्ञ किए जाते रहे होंगे। दूसरा है, कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो अब पूछ रहा है ऑप्शन ए में कि केवल ए सही है, बी कि दो सही है, या सी दिया हुआ है कि पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, और या डी कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों ही असत्य हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं किस सभ्यता की? हड़प्पा सभ्यता की, यानी और उसके नगरों या शहरों के संदर्भ में बात करें तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी है, यानी ए और बी, मतलब लोथल में अग्निकुंड मिले यानी यहाँ यज्ञ किए जाते होंगे, और कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि ऐसे साक्ष्य जो है मिले हुए हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कि वहां पे कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, या कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, या कह रहा है कि दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी पूछ रहा है कि राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। अब देखिए, इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं, जिसमें एक में कह रहा है कि केवल ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। या अगले में कह रहा है ए बी डी ए सही है, या फिर अगले में कह रहा है कि बी सी डी, या फिर डी में कह रहा है कि बी और डी सही है। तो इसमें आपका क्या सही हो सकता है? देखिए, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि केवल ए बी और डी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ए बी और डी क्या कह रहे हैं, इन तीनों ही ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है। तो जो आपका ए है वो कह रहा है कि वहां कोई स्थायी सेना नहीं थी। बी कह रहा है कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। हाँ,
ए भी सही है, बी भी सही है ना। और फिर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, चलिए अपने ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। तो डी कह रहा है कि राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। तो आपका डी भी सही है। अब चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, वो उपनिषद के बारे में है। तो पूछा जा रहा है कि आखिर उपनिषद होते क्या हैं? अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, या सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, या फिर विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण दिया गया है। तो कई इसमें भी ऐसे ही कई ऑप्शन दिए हैं जिसमें कहा गया है केवल ए और बी सही, बी या सी सही, ए और सी सही, या ए बी और सी तीनों ही सही हैं। तो देखिए जो उपनिषद थे उसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का ही संकलन है। उपनिषद क्या है, देखिए उपनिषद यानी इसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, जो सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है और जिसमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण दिया गया है। और आपको ये बात याद रखनी है कि जो उपनिषद हैं ये वेदों के बाद संकलित किए गए दार्शनिक ग्रंथ हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। तो ये सब देखने के बाद आप क्या कह सकते हैं कि इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी यानी ए बी और सी तीनों ही सही हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है, 2021 का ही है, दिसंबर में आया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां किससे उत्पन्न हुई हैं? ऑप्शन में है ब्राह्मी, बांग्ला, तमिल या देवनागरी। तो देखिए इसमें आपका सही है ब्राह्मी। देखिए जो ज्यादातर लिपियां हैं वो ब्राह्मी से ही उत्पन्न हुई हैं। जो ब्राह्मी है दुनिया की प्राचीनतम लिपियों में से एक मानी जाती है। और थोड़ा इसके बारे में आप जानकारी भी रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाएं से दाएं की ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो वो है ब्राह्मी। ओके। और जो प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ थे उनकी लिपि क्या थी, ब्राह्मी ही थी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। और ये देख लेते हैं कि क्या ये भी सीटेट के एग्जाम में आया है। देखिए हाँ, ये भी 2021 में आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन ज्येष्ठ अधिकार को लेके यानी बड़े सबसे बड़े पुत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या है, ज्येष्ठ अधिकार का क्या मतलब है, पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। बी, राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। सी, समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है। या डी, समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कह रहा है कि ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। देखिए पहले के कानून वही थे कि जिसमें जो सबसे बड़ा बेटा था अपने पिता के बाद उसे ही राज्य दिया जाता था। और आप मान लीजिए कि अगर बड़े बेटे की मृत्यु हो गई तो उसका जो बड़ा बेटा होगा, उसका जो सबसे बड़ा पुत्र होगा, उसको राज्य दिया जाता था। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन सा स्थित है? तो कई सारे ऑप्शन है गुजरात में, देखिए बहुत सारे पाए गए हैं, जैसे धौलावीरा, मेहरगढ़, कोलदिया और राखीगढ़ी, लोथल और कोलदिया, या धौलावीरा और लोयल। तो इसमें आपका सही होगा, देखिए कई सारे पाए गए हैं लेकिन जो धौलावीरा और लोथल है वो क्या है, हड़प्पा कालीन नगर है और वो कहाँ है, गुजरात में स्थित है। और ये क्या है, अगर हम धौलावीरा की बात करें तो ये हड़प्पा कालीन स्थलों में भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्तियों में एक है। जबकि लोथल क्या है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जहां से हमें चावल, गोदीवाड़ा आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ ये एक बंदरगाह नगर भी था। लोथल क्या था, एक बंदरगाह नगर भी था। तो इस क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट 2022 में आया हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ सब देखिए आए हुए हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़िए क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम ही ऐसा है। इसमें क्या है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसीलिए सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। कम से कम 6 से 7 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये क्वेश्चन जितने भी आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक से आप आराम से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। इसीलिए जितनी भी सीरीज़ के जितने भी वीडियो क्लासेस मैं करा रही हूँ, तो ध्यान से देखिए, सभी अटेंड करिए और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें आपका जो सही है कि प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय छात्र को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि छात्र जाने सिंधु घाटी क्षेत्र को। क्यों? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए ही जानी जाती थी और ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी जिसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है इसमें आपका सही होगा कौन सा ऑप्शन बताइए? ऑप्शन नंबर सी सही होगा और सी क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी 2022 में आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं? ऑप्शन दिया है जम्मू और कश्मीर, गुजरात, हरियाणा या पंजाब। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? गुजरात। देखिए गुजरात में हड़प्पा नगरों की सर्वाधिक संख्या है, इसमें लोथल, धौलावीरा आदि प्रमुख हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये भी देखते चलते हैं कि अगला क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं। अब देखिए पूछ लिया कि कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है, तो अभी अभी आप पढ़ चुके हैं। देखिए राखीगढ़ी, सोतका को, गवेरी वाला, चिरांद, 4 दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें से जो चिरांद है वो क्या है, एक नवपाषाण कालीन चालकोलिथिक और लौह युगीन बस्ती है। ध्यान से सुनिएगा, जो चिरांद है वो नवपाषाण कालीन है, चालकोलिथिक, लौह युगीन बस्ती है जो भारत में बिहार के पूर्वी गंगा घाटी में स्थित है और यहाँ चावल, मूंग, मसूर, मटर आदि की खेती की जाती है। तो अगर इसमें से पूछा जाए कि कौन सा है जो स्थित नहीं है, वो तो उसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, चिरांद। अब चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये भी आया हुआ है 2014 में, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी या पाली। तो देखिए ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था और जो अन्य जो हमें भाषाएं दे रखी हैं इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन के, तो वो क्या है, जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए और जो बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली और संस्कृत में लिखे गए थे। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए और वो क्या है, संस्कृत है। देखिए कितना इजीली हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे जो कि पूछ रहा है कि पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख किसकी तरह है? जन की तरह, राष्ट्र की तरह, दस्यु की तरह या फिर राजन की तरह। तो देखिए जो पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख है वो किस तरह हुआ है? जन की तरह हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, इसको याद रखिएगा कि इनका उल्लेख किस तरह हुआ है? जन की तरह हुआ है। वैदिक काल में समाज कबीलों में विभाजित था जिन्हें जन कहा जाता था और जो भरत कबीले का प्रसिद्ध राजा था वो था राजा सुदास। क्या नाम था उसका? सुदास था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए कि उसको सुदास कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? ऑप्शन दिया है इंद्र, वरुण तथा रुद्र,
बी अग्नि, इंद्र तथा विष्णु, सी विष्णु, रुद्र तथा इंद्र, ऑप्शन नंबर डी अग्नि, इंद्र तथा सोम। और पूछा जा रहा है किसका? ऋग्वेद काल का। तो देखिए ऋग्वेद में जो मुख्य थे वो थे अग्नि, इंद्र, सोम प्रमुख थे। ठीक है, कौन से प्रमुख थे? अग्नि, इंद्र और सोम प्रमुख थे, यानी इसमें आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आप देख सकते हैं कि जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ये भी सीटेट 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत यूरोप, भारत अरब, भारत आर्य या भारत यूनान कहा जाता है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत यूरोप, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडो यूरोपियन भी कहते हैं। तो आप इसको इस तरह समझिए कि जो संस्कृत भाषा है उसको भारत यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? भारोपीय भाषा भी कहते हैं। और यूरोपीय भाषा में जो संस्कृत जर्मन भाषा है वो सबसे ज्यादा इसके निकट है। यह भाषा परिवार सामान्यतः पश्चिमी और दक्षिणी यूरेशिया से संबंधित है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत यूरोप ऑप्शन सही होगा। अब चलिए, अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? किसका मतलब पूछ रहा है कि गुरु के पास जाकर समीप बैठना किसका मतलब है? तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, आप याद करिए, क्वेश्चन नंबर जो 4th था वो इसी से रिलेटेड था। तो इसका आंसर क्या होगा? उपनिषद होगा, क्योंकि उपनिषद के का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के पास जाकर बैठना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। और देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है ये भी 2012 सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। अब जो हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना सामाजिक अध्ययन का, सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता, मतलब जो प्रारंभिक नगर, यानी जो इसकी जो इंडस वैली है और वैदिक सिविलाइजेशन है, अर्ली सिटीज जो इसका पढ़ रहे थे हम। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सब करा दिए। लास्ट क्वेश्चन बचा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित को हाल के काल से अवरोही क्रम में लगाएं शुरू करके। मतलब जो जिसकी रचना सबसे पहले हुई वो, उसके बाद दूसरा, उसके बाद फिर सबसे आखिरी में जिसकी हुई उसको सबसे आखिरी में करना है। तो देखिए इसमें हम देखें, अगर जो हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान या बौद्ध धर्म का उदय। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। सबसे पहले क्या आया? नंबर 1 पे क्या होगा? ऋग्वेद की रचना हुई, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ? वैदिक, जब ये ऋग्वेद की रचना हो गई उसके बाद उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। फिर क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, और इसके पतन करने के लिए किसका उदय हुआ? बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और सबसे आखिरी में क्या उदय हुआ? मौर्य साम्राज्य का उत्थान होगा। यानी ऑप्शन क्या है आपका? पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा। तो हम देख लेते हैं किसमें ए बी डी सी दिया हुआ है, और वो हमारा किसमें दिया गया है? वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ए बी डी सी। देखिए आज का जो हमारा सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन का जो आज की क्लास थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, यहीं खत्म होती है। पर हम आपसे जल्दी ही अपनी दूसरी क्लास में मिलेंगे अगले बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप इतना तैयार करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको 5-6 साल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मिलेंगे देखने के, जिससे आपके 60 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएं सीटेट के जुलाई वाले एग्जाम में। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। आप सभी को बेस्ट विशेस, नमस्कार।